Good morning students, welcome to Indian Zoom online classes. I am your educator Saima Ovais and we were learning about evolution, heredity and evolution और हमने काफ़ी सारे topics उसके cover कर लिए हैं. We are towards the end of this unit और अब हम कुछ और छोटे छोटे से टॉपिक्स को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. However, we have a very broad idea about evolution up till now. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि evolution के बारे में और क्या क्या बातें कही गई हैं और उसको हम किस तरीके से उसकी डेफिनेशन को और क्लैरिटी के साथ समझ सकते हैं. सो evolution का जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है evolution by stages. एवोल्यूशन बाय स्टेजेस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब काफ़ी हद तक आपको समझ में भी आ गया होगा कि इवोल्यूशन बाय स्टेजेस से हम क्या समझ रहे हैं. तो हमने जैसे कि अपने स्टार्टिंग के लेक्चर में कहा था कि इवोल्यूशन इज़ नॉट एन ओवरनाइट फिनोमेना. ठीक है, ये रातों रात नहीं हो जाता. इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू कम इन टू प्ले, या इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू एक्चुअली शो इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. तो ये कोई एक बहुत जल्दी हो जाने वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत वक्त लेती है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे काम करती है. यही ये बताने की कोशिश यहाँ पर करी जा रही है कि इवोल्यूशन एकदम से नहीं हो जाता, वो कोई एक ड्रास्टिक चेंज नहीं है, लेकिन एक ऐसा चेंज है जो थोड़े थोड़े पीसेस में थोड़ा थोड़ा करके एक वक्त के साथ काम करता रहता है एक स्पेशीज़ के ऊपर. एंड द रिजल्ट वी सी एज इन द फॉर्म ऑफ न्यू स्पेशीज़, वो भी कई सालों के बाद नज़र आती है. तो इवोल्यूशन बाय स्टेजेस का मतलब अब आपको क्लियर हो गया होगा. अब आप होपफुली समझ गए होंगे कि हम इस टॉपिक के अंदर क्या बातें करने वाले हैं. ठीक है, तो यही चीज़ है कि अब इवोल्यूशन जो है वो स्टेजेस में होता है, वो एकदम नहीं हो पाता. तो फिर साइंटिस्ट ने इस बात को कैसे जस्टिफाई किया, कैसे इस बात को उन्होंने बताया कि हाँ इवोल्यूशन स्टेजेस में हो रहा है. तो वही बातें हम आज आपसे करेंगे. तो हम जानते हैं कि जो आई का फॉर्मेशन है या आई का जो इवोल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि वो कोई अचानक ह्यूमंस के अंदर नज़र आ गया हमें, ये कोई ऐसे नहीं था. अगर आप आई के बारे में बात करें, अगर हम यहाँ लिख दें, अगर हम यहाँ पर लिख दें कि मान लीजिए हम बात कर रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ आई की, किसकी? इवोल्यूशन ऑफ आई. ठीक है, बहुत कॉमन चीज़ है. इस पर भी जाहिर सी बात है ये आई भी कहीं पर पहले एमर्ज हुई होगी, कहीं पर अराइज हुई होगी, उसके बाद इसको नेचर ने सिलेक्ट किया होगा. क्यों सिलेक्ट किया होगा नेचर ने? क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, एक इम्पॉर्टेंट ट्रेट है, एक किसी भी स्पेशीज़ में जिसमें भी आई है उसको ये ऑब्वियसली एक एडिशनल एडवांटेज दे रही है. क्या दे रही है? एक एडिशनल एडवांटेज दे रही है जिसमें भी, जिस ऑर्गेनिज्म में भी आई होगी. तो हुआ क्या होगा कि एकदम से आई को ना वेरिएशन आई के अंदर आए हैं, तो वो किसी एक ही ऑर्गेनिज्म में नहीं आ गए, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप. नेचर इज़ वेरी पेशेंट. वो एकदम से ना वो नहीं है, ईगर नहीं है काम करने के लिए या उसको एकदम से शो करने के लिए. तो वेरिएशंस हमेशा जो है बहुत स्लोली और ग्रेजुअली अराइज होते हैं. तो हमने क्या देखा कि ठीक है एवोल्यूशन ऑफ आई हुआ. अब कैसे हुआ होगा, ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनने में भी मज़ा आएगा. तो होता क्या है, जैसे आपका एक एग्जाम्पल दूँ मैं प्लेन एरिया का. ठीक है, प्लेन एरिया का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, प्लेन एरिया क्या है? ठीक है, फ्लैट वर्म. तो क्या हुआ, यहाँ पर रूडिमेंट्री आई का फॉर्मेशन हुआ. कैसी आई? रूडिमेंट्री. रूडिमेंट्री कौन से ऑर्गन्स होते हैं? जो कि यूज में नहीं होते. ठीक है, उनका कोई बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड यूज नहीं होता. सो रूडिमेंट्री ऑर्गन के तौर पे इनके अंदर आई अराइज हुई, लेकिन वो काम की थी. मतलब जितने सिंपल ये ऑर्गेनिज्म है, इन्वर्टिब्रेट है प्लेन एरिया, राइट? तो जितना सिंपल ये ऑर्गेनिज्म है उसके हिसाब से ये रूडिमेंट्री ऑर्गन भी नेचर ने सिलेक्ट कर लिया. क्योंकि आया तो एक नया वेरिएशन आया, तो ये हमारे लिए ठीक था. ठीक है, नेचर ने कहा ठीक है राइज हो गया, हम इसको सिलेक्ट करते हैं. एंड इट इज़ आवर जॉब
टू कीप ऑन वर्किंग ऑन दिस ऑर्गन। हम उसको सिलेक्ट करते रहेंगे, देखेंगे क्या वेरिएशंस और लाता है। तो पहले प्लेन एरिया में मान लीजिए ये रूडिमेंट्री ऑर्गन आई एक रूडिमेंट्री ऑर्गन के तौर पर अराइज हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इसके अंदर और चेंजेस आएंगे और ये कंपाउंड, अब हमने देख लिया कि इन्वर्टिब्रेट में प्लेटीहेल्मिन्थ्स में ये एक रूडिमेंट्री ऑर्गन के तौर पर अराइज हुई। उसके बाद इन्वर्टिब्रेट्स में ही आगे चलते जाएं तो हम अटक जाएंगे किसी एक जगह पर, और वो जगह कौन सी होगी, वो जगह मान लीजिए हो गई हमारी आर्थ्रोपोड्स, या मैं इजी लैंग्वेज में, वैसे ये समझ में आने वाली बात है, इंसेक्ट्स के अंदर भी आई देखी गई और अच्छी खासी डेवलप्ड देखी गई एज कंपेयर टू द प्लेनेरियंस, एज कंपेयर टू द फ्लैटवर्म्स। हमें एक अच्छे खासी आई का डेवलपमेंट नज़र आया और हमने कह दिया कि जो आर्थ्रोपोड्स की आईज हैं दे आर नॉट रूडिमेंट्री ऑर्गन बट वी गिव देम अ स्पेसिफिक नेम, और हमने कह दिया कि आर्थ्रोपोड्स हैव कंपाउंड आईज। ओके, आर्थ्रोपोड हैज कंपाउंड आईज। तो यहाँ पर ये देखा गया कि ऐसा नहीं था कि नेचर ने उन एनिमल्स को ख़त्म कर दिया, उन एनिमल्स को पैरिश कर दिया जिनके पास आई थी। नो, नेचर हैज सिलेक्टेड दिस ट्रेट। फिर हम आगे बढ़े, अब ये तो इन्वर्टिब्रेट्स की कहानी थी। वर्टिब्रेट्स में अगर हम कह सकें कि बहुत कॉम्प्लेक्स आई स्ट्रक्चर, ये बहुत एडवांस्ड आई स्ट्रक्चर किनका है, तो वी टेक द नेम ऑफ ह्यूमंस। हमारे आईज बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है, हमारी आईज बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि देखते ही देखते ये जो आई का डेवलपमेंट था इट टच्ड इट्स पीक इन ह्यूमंस, ठीक है। बहुत अच्छी आईज हम लोगों को मिल गई, वेल डेवलप्ड आईज मिल गई। तो क्या यहाँ पर एक ट्रेंड आप देख सकते हैं, एक पैटर्न आप देख सकते हैं। वो पैटर्न क्या है कि आई अराइज हुई, दे अराइज इन देयर वेरी सिंपल फॉर्म इन प्लेनेरियंस से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और उनका वो एक रूडिमेंट्री ऑर्गन थी। अब आप सबको पता चल गया रूडिमेंट्री ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं that are not useful or that are not that do not have a very pronounced role to play in some organisms, ठीक है। तो ये रूडिमेंट्री ऑर्गन के तौर पर अराइज हुई, बट नेचर ने कहा इट्स ओके बिकॉज प्लेनेरिया इज इटसेल्फ अ वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म। तो उसके हिसाब से रूडिमेंट्री ऑर्गन ठीक है, बट दिस आई हैज proved to be a very useful organ in more complex organism। फिर आगे चलते गए तो हम आर्थ्रोपोड्स पे आए। आर्थ्रोपोड्स को हमने देखा कि थोड़ी सी और डेवलप्ड बट नॉट रूडिमेंट्री डेवलप्ड आइज का फॉर्मेशन हुआ और उन आइज को हमने नाम दे दिया कंपाउंड आइज। विद टाइम नेचर इस पर काम करता रहा, वेरिएशंस आते रहे। आने के साथ हमने देखा कि ह्यूमंस के अंदर, जो कि खुद में बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आई का फॉर्मेशन हो जाता है और आई सिलेक्ट कर ली जाती है एज अ ट्रेट। तो ये एक बात थी, ये एक पैटर्न दिखाना था, ठीक है, कि जो नेचर में नेचुरल सिलेक्शन जो एक्ट कर रहा है that is acting not as a drastic change, that is not a drastic change but it works gradually over time, ठीक है। धीरे धीरे डीएनए पर काम करता रहेगा, वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते रहेंगे और उन वेरिएशंस का रिजल्ट हमें प्रेजेंट डे स्पीशीज में हम देख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम एग्जाम्पल लें विंग्स का, चलिए तो इवोल्यूशन ऑफ आई की बात थी। इफ आई टॉक अबाउट evolution of wings या feathers, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कहना, ठीक है। evolution of feathers is more appropriate to say। तो क्या हुआ, feathers ऐसा नहीं है कि birds के अंदर ही देखे गए सबसे पहले, ठीक है। ऐसा नहीं कि feathers बर्ड्स के अंदर से पहले देखे गए। सबसे पहले फैदर्स को देखा गया था डायनासोर्स के अंदर, ठीक है। कहाँ देखा गया था, डायनासोर्स के अंदर। डायनासोर्स कौन है, रेप्टाइल्स हैं, इस बात में तो किसी को कोई शक नहीं।
कोई ऑब्जेक्शन नहीं कि डायनासोर्स वर रेप्टाइल्स, ठीक है। तो जो फैदर्स थे ना वो डायनासोर्स के अंदर भी सबसे पहले देखे गए। जब हम फॉसिल रिकॉर्ड चेक करते हैं तो हमने ऐसे फॉसिल्स भी देखे जिनके अंदर डायनासोर का फैदर भी इम्प्रिंट था। दैट शोड कि डायनासोर्स डिड हैव feathers, but those feathers were not useful in flight, यानी उन्होंने feathers का इस्तेमाल उड़ने में नहीं किया, फिर किस में किया? ओके, सो डायनासोर्स के जो feathers थे वो जो feathers थे वो कैसे काम कर रहे थे? डायनासोर के feathers क्या काम कर रहे थे? क्या फंक्शन था इनका? इनका काम था कि ये एक्ट कर रहे थे एज एन इंसुलेटर। एज एन इंसुलेटर मतलब कि कोल्ड से या हार्श क्लाइमेट से डायनासोर्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो इनका काम यहाँ पर क्या हुआ? ठीक है, अभी हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। हमने देखा कि बर्ड्स का, ठीक है, बर्ड्स के अंदर हमें ये पता चला कि फैदर्स का जो काम है वो फ्लाइट देना है, ठीक है। या इसको हम इस तरह से कर दें कि बर्ड्स के अंदर फैदर्स का काम क्या है? फ्लाइट, ठीक है, फ्लाइट। अब देखिए एक जगह पर यही फैदर जो डायनासोर में थे, अब आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन को भी थोड़ा सा, आई एम नॉट सेइंग कंप्लीटली, बट थोड़ा सा आपको यहाँ पर अंदाजा होना चाहिए कि रेप्टाइल जो है, रेप्टाइल की क्लास जो है वो बर्ड से पहले आती है। तो रेप्टाइल जो है वो क्या हुए? रेप्टाइल्स का क्या हुए? एक स्टेप बड़े हुए, ठीक है, ऊपर हुए, आई एम सॉरी, एक स्टेप जो है वो पुराने हुए। तो क्या हुआ कि डायनासोर के अंदर जो फैदर्स अराइज हुए, फैदर का जो अराइज हुए, तो वो क्या काम कर रहे थे? वो इंसुलेटर का काम कर रहे थे। दे वर प्रोटेक्टिंग डायनासोर्स फ्रॉम कोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लाइट का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जस्ट बाद, रेप्टाइल्स के जस्ट बाद जो क्लास आती है वो है हमारी बर्ड्स की, यानी अब मोर एडवांस क्लास, ठीक है। बर्ड्स की जैसे ही क्लास आई, यहाँ पर हम इसको बर्ड्स की जगह एव्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। एव्स जो आई तो क्या हुआ? उनके अंदर जो फैदर्स आए उन्होंने एक स्टेप ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। एक वेरिएशन के साथ आए कि अब वो फ्लाइट में हेल्प करने लगे। और ये कितनी बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है इस पूरी क्लास की कि these members of this class they are involved in flight, ठीक है, वो उड़ सकते हैं। तो फैदर्स का काम यहाँ पर फ्लाइट का हुआ। तो इस तरीके से नेचर अपना काम करता है। इट सिलेक्ट्स एंड इम्पार्ट्स a different characteristic to different members of a family, different members of a class, या फिर species भी हम कह सकते हैं। तो ये इस तरीके से वेरिएशन हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि जहाँ पर फैदर्स का पहले राइज हुआ सारी की सारी जो एनर्जी थी नेचर की कि इसको सबसे बेस्ट बनाना है, बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक बनाना है, वो एक ही क्लास में दिखा दी। नो, अराइज हुआ एक चीज़, एक पैटर्न अराइज हुआ। मान लीजिए फैदर का, उसने शुरू में क्या किया कि मैं प्रोटेक्शन देनी है अगेंस्ट द कोल्ड टू द डायनासोर्स, ठीक है। उसके बाद जो अब आने वाली क्लास है यानी कि एव्स जो हुई, उसको नेचर ने सिलेक्ट कर दिया फॉर फ्लाइट। तो यहाँ पर एक और चीज़ हमें समझने में आ सकती है कि क्योंकि दोनों क्लासेस के पास फैदर्स मौजूद हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमें इससे ये भी हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ कि डायनासोर्स या फिर रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव विंग्स। इससे पहले किसी और क्लास में नहीं देखे गए, तो यानी ये आपस में बहुत करीब रहे होंगे। बर्ड्स जो हैं वो रेप्टाइल से ही डिराइव हुई होंगी। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये हमारे लिए एक फाउंडेशन ले करती हैं कि हम ये बता सकें कि कौन से एनिमल्स, कौन से ऑर्गेनिजम्स क्लोजली रिलेटेड हैं या कौन से डिस्टेंटली रिलेटेड हैं। तो दीज वर द फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स अबाउट हाउ नेचुरल सिलेक्शन वर्क्स, ठीक है। अब एक और चीज़ हुई, जब हम देख लेते हैं ना कि नेचर कैसे काम कर रहा है, व्हेन वी लर्न अबाउट
द ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स ऑफ हाउ नेचर वर्क्स, तो हमारा जो ब्रेन होता है ना वो उस चीज़ को इमिटेट करने की कोशिश करता है। ऐसे ही हम लोग हैं, ठीक है, हम कोई चीज़ देख लेंगे फिर हम उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ कि साइंटिस्ट मेड यूज ऑफ दिस फिनोमेना कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन एंड दे इंट्रोड्यूस्ड a very important and a very interesting thing in nature, ये नॉट इन नेचर मगर हमारी लैब्स के अंदर उन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ओके, इमिटेट किया, डुप्लीकेट किया, रेप्लिकेट किया, कुछ भी कह सकते हैं, बट सिंस anything that has been replicated, that has been done by humans and which was not present in nature, या नेचर का जिसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, हम उसको आर्टिफिशियल नाम दे देते हैं। ओके, यू नो व्हाट आर्टिफिशियल मीन्स, दैट मीन्स मैन मेड। तो क्या हुआ, इस चीज़ को हम नेचुरल सिलेक्शन, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ये बात समझ में आ गई, बहुत हज़ारों साल लग जाते हैं, इतना कोई किसी एक नॉर्मल ह्यूमन की लाइफ स्पैन नहीं होता, लेकिन हमें रिजल्ट जल्दी चाहिए, हमें इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करना है, ठीक है, हमें नेचुरल सिलेक्शन को एक्सप्लॉइट करना है, हमें रिजल्ट जल्दी चाहिए। तो ह्यूमन ने क्या किया, दे इंट्रोड्यूस द फिनोमेना, इसको यहाँ पे इस चीज़ को हमने एक नाम दे दिया, और उसका नाम क्या दिया हमने, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन, और ये बहुत हद तक यूजफुल भी साबित हुआ है। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन बेसिकली कहाँ हम देख सकते हैं, अगर हम बात करें अभी की, तो हम जैसे कि हम आप जानते हैं कि हम बहुत सालों से जो है वो कैबेज वगैरह खा रहे हैं, ठीक है ना, इट मीन्स लाइक अब जैसे कि 2000 साल तकरीबन बुक्स में लिखा हुआ आता है कि हम इसको कल्टीवेट करते हुए आ रहे हैं कैबेज को। तो साइंटिस्ट ने सोचा ठीक है, कैबेज एक चीज़ है, खा ली, और क्या हो सकता है इसका, ठीक है। तो फार्मर्स की ना अपनी क्या कह सकते हैं, ख्वाहिशें होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कोई चाहता है कि उसको है ना कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा उसको कल्टीवेशन मिले, कोई चाहता है कि जो उसकी वेजिटेबल का साइज़ है वो बहुत बड़ा हो जाए। किसी की रिक्वायरमेंट, जैसे कि मैं अगर कैबेज के बारे में बात करूं तो किसी की रिक्वायरमेंट थी कि जैसे कि हमें जो है ना वो बहुत कम पत्तों में बहुत कम गैप चाहिए, यानी पत्ते बहुत क्लोज हों, ठीक है। तो कहा ठीक है भाई, कैबेज के अंदर चेंजेस कर देंगे। किसी की ख्वाहिश थी कि उसके पेड़ के अंदर, उसके जो कैबेज टाइप का है उसी के अंदर ना फ्लावर का डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाए, तो उसमें इजाद हो गई ब्रोकली की। फिर उसी तरीके से डिफरेंट ख्वाहिशात इनके अंदर आई कि अब हमें स्टेराइल फ्लावर चाहिए, तो कहने लगे चलिए ठीक है कॉलीफ्लावर वगैरह ले लेते हैं। तो इसी के कई सारे वेरिएंट्स हमें देखने को मिल गए, कि भाई ब्रोकली आ गई, ठीक है, कॉलीफ्लावर आ गया, केल आ गया। सो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपकी बुक में लिखे हुए होंगे। तो क्या किया कि साइंटिस्ट ने चेंजेस लेकर आ गए, इनके जेनेटिक्स के साथ, इनके जेनेटिक मटेरियल के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ की, थोड़ी बहुत मैनिपुलेशंस की, और मैनिपुलेट करके उन्होंने क्या बना दिया कि एक ब्रोकली बन गई कहीं पर, क्योंकि किसी फार्मर की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे जो है जो फ्लावर है वो रेस्ट्रिक्ट चाहिए उनका डेवलपमेंट, तो चलो ठीक है ब्रोकली बना देते हैं, कॉलीफ्लावर बना दी विद डिफरेंट रिक्वायरमेंट, सिमिलरली केल, और ऐसे ही बहुत सारे और भी बहुत सारी इसी के वेरिएंट्स कैबेज के बन के सामने आए। और इनको कैसे सिलेक्ट किया, इनकी किसी एक वेरिएशन की बेस पर, ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि किसी का फ्लावर रेस्ट्रिक्ट, किसी की फ्लावर की डेवलपमेंट रेस्ट्रिक्ट कर दें, किसी के अंदर पत्तों का साइज़ जो है वो पत्तों को जो डिस्टेंस है वो बहुत कम कर दें, किसी का फ्लावर स्टाइल कर दें। तो ये सब क्या है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये एक तरीके की, ये फार्मर्स की तरफ से एक तरह की रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे ये वेरिएशन चाहिए इसके अंदर। जैसे कि अगर आपको कहीं आपको एक स्कूटर मान लीजिए खरीदना है या कोई बाइक खरीदनी है,
तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है अपने एक बाइक खरीद ली, उसके अंदर दे कीप ऑन मेकिंग ना लिटिल चेंजेस। कैसे किसी ने कोई स्टिकर लगवा लिया, किसी ने रेड कलर की थी तो उसको वाइट कर लिया, समवन वांटेड कि इसका जो बैक कवर है या सॉरी जो सीट कवर है उसको मैं अपने तरीके का अपने प्रिंट के हिसाब से उसको चेंज कर दूं। कुछ लोग उस पर ग्राफिक्स करवाते हैं, कुछ लोग अपने बाइक्स पे कुछ लिखवाते हैं। सो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये आपकी एक विलिंगनेस है, या आपकी एक रिक्वायरमेंट है, आपकी एक डिमांड है कि मुझे अपनी चीज़ को इस तरह से चाहिए। तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी जो गाड़ी है या कोई भी चीज़ है उसके अंदर आप वेरिएशंस ला रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं एज पर योर नीड, एज पर योर डिमांड और एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आपने उस चीज़ को जो आपने खरीदी, आपकी बाइक या कार वटेवर, वो जो भी चीज़ थी उसको आपने चेंजेस ला के अपने हिसाब से अपने लायक बना लिया एंड यू सिलेक्टेड दैट, राइट? यू सिलेक्टेड दैट कि मुझे इसको इस तरीके से चाहिए। या आपका कोई रूम है तो आप उसको रूम को कस्टमाइज करते हैं। वी ह्यूमंस यूज दिस वर्ड फॉर मटेरियलिस्टिक थिंग्स कॉल्ड कस्टमाइजेशन। बहुत कॉमन है, राइट? कि मुझे मेरे रूम में इस कलर के कर्टन्स चाहिए, ऐसा बेड, ऐसा वॉल्स, ऐसा इसके अंदर फ्रेम्स लगे हुए हो एंड ऑल। तो ये आपकी कस्टमाइजेशन है। सिमिलरली ये जो सक्सेसफुल है ना आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ये प्लांट्स में ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि प्लांट्स के जब हम डीएनए के साथ छेड़छाड़ करते हैं ना तो उसका कोई ख़राब रिजल्ट नहीं निकलता अनटिल अनलेस आप उसको ख़राब करना चाह रहे हैं, लेकिन उसका एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा, कोई नई वैरायटी आ जाती है। इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग विद द जेनेटिक्स और विद द डीएनए ऑफ अ प्लांट, you are always there for a, you are always you want a different variety from it। तो जब उसके तरफ से कोई एक नई चीज़ निकलेगी हम उसको वैराइटीज़ कहेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आप फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस के क्रोमोसोम्स के साथ छेड़छाड़ करेंगे, ह्यूमंस के क्रोमोसोम को आप कम कर दें, क्योंकि हमें पता है हमारे अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, उसमें से कोई एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, उसका एक बहुत लीथल इफेक्ट होता है, जो कि आप आने वाले अपनी क्लासेस के अंदर उसकी उन डिजीज़ के नाम सुनेंगे जो कि हो जाती हैं। बट प्लांट्स के साथ एक एडवांटेज है कि जब भी हम उसके क्रोमोसोम्स को कुछ मैनिपुलेट करते हैं, ऑब्वियसली एक तरीके से उसको मैनिपुलेट किया जाता है, तो हम एक नई वैराइटीज़ ले सकते हैं। ठीक है, तो यही एक चीज़ थी, यही कस्टमाइजेशन है जिसको हमने आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोल दिया in a scientific term to make it sound more scientific, to make it sound more appropriate, कि हम इसको आर्टिफिशियली सिलेक्ट कर रहे हैं एज पर रिक्वायरमेंट, कि हमें जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स थी हमने उस तरीके की वैराइटीज़ बना ली, ऑल्दो दे ऑल बिलोंग टू अ वन फैमिली, राइट? अब ये हो गया हमारे ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, केला आ गया। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि ये तरीके क्या थे, ये सब क्या है, कि हम ये सब चीज़ें ढूंढ रहे हैं जी, हम फेदर के बारे में बात कर रहे हैं, माइस के बारे में बात कर रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं? तो हमने पिछले क्लासेस में भी देखा कि हम ट्रेस करना चाह रहे हैं, वी आर एक्चुअली ट्रेसिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, राइट? हम अपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, कितनी सिमिलर हैं, कितनी डिससिमिलर हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे क्लोज रिलेटिव्स कौन से और हमारे डिस्टेंट रिलेटिव्स कौन से। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स क्या हैं। साइंटिस्ट ने जैसे जैसे ये चीज़ बढ़ती गई, जैसे जैसे साइंस ने डेवलपमेंट और एडवांसमेंट देखा, तो साइंस बिकम्स मोर फर्म और साइंटिस्ट अग्रीड ऑन मोर थिंग्स। ठीक है ना, जैसे कि उन्होंने एक और चीज़ सजेस्ट की कि ठीक है, आप फॉसिल्स देख रहे हैं, आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं फर्द है ना, और उनकी बेसिस पर ड्रॉ करें। एक और तरीका उन्होंने सजेस्ट किया कि हम अगर ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को, ना वी आर देयर, ओके, हमने जहाँ से बात अपनी स्टार्ट की थी, इफ़ यू रिमेंबर, जिस तरीके से हमने यूनिट स्टार्ट की थी, हमें पता था कि इसका जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है वेरिएशंस का, वो हो कहाँ से रहा है, वो एक डीएनए लेवल पर हो रहा है। तो वही एक चीज़ है कि व्हाई डोंट वी लुक इनटू द डीएनए ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज द चेंजेस, वो जो हो रहे हैं चेंजेस, जो एक्यूमुलेट हो रहा है, ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं
फैदर्स के अंदर रिजल्ट आ रहे हैं। मैं कितनी बार मैंने इस बात को रिपीट किया है अपने लेक्चर में कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी हम फिनोटाइप देख पा रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म की, कि अच्छा इसके अंदर फैदर है, ओके सो इसका फैदर इस कलर का है, या इसका फैदर जो है वो इंसुलेशन दे रहा था, अब यही फैदर जब बर्ड्स में आया तो वो फ्लाइट देने लगा, ठीक है। ये जो आइज थी रूडिमेंट्री थी, फिर इनके अंदर थोड़ा डेवलपमेंट हुआ आर्थ्रोपोड्स के अंदर, फिर इनके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन। तो ये जो हो रहे हैं वेरिएशंस, ये हो किस चीज़ पर रहे हैं? कई बार बताया कि ये सारे वेरिएशंस जीन्स में हो रहे हैं, और जीन्स कहाँ होते हैं? आपकी डीएनए में होते हैं। तो यानी जो बेसिकली जो आपका वेरिएशन हो रहा है, जो सिलेक्शन हो रहा है, वो एलील्स का हो रहा है, राइट क्योंकि वही एलील तो रिस्पॉन्सिबल है ना किसी भी कैरेक्टरिस्टिक के लिए। मैंने बताया था एलील्स हैं आपके, जो कि जीन की एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, जीन की फॉर्म्स हैं, ठीक है। अब वही एलील क्या करेंगे, या जीन्स क्या करेंगे, वो प्रोटीन बनाएंगे, और वो प्रोटीन अपना एक्शन एक्सर्ट करता है। बेसिकली काम, मेन हीरो कौन है हमारे इन सब चीज़ों का? वो मेन हीरो जो है ना, वो आपका एलील है, ये जीन्स है, ठीक है। तो उन जीन्स पर नेचर आकर असर करता है, सिलेक्ट करता है उन जीन्स को जो वेरिएशंस लेकर आ रहे हैं, और वो उनको हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो ये साइंटिस्ट ने सिलेक्ट किया कि हम, ठीक है, हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं जिनको एलील्स कोड कर रहे हैं, जिनको एलील्स बना रहे हैं, तो क्यों ना हम उन्हीं जीन्स को जाकर देखें, उन डीएनए को आइडेंटिफाई करें कि चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं, ठीक है, कि चेंजेस कहाँ कहाँ हो रहे हैं। तो इसको इन्होंने एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या फिर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बनाने के लिए एक और चीज़ सजेस्ट की गई कि अगर आपको ट्रेस ही करना है और आप सब चीज़ें ट्रेस कर रहे हैं, तो एक बार ऑर्गेनिजम्स का डीएनए कंपेयर करके देखिए, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ डीएनए, क्या देते हैं इसको, 0.4 देते हैं, कंपैरिजन ऑफ डीएनए, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ डीएनए, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ डीएनए। आप डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को रखें, देखेंगे किसके अंदर किस किस तरह से चेंजेस हुए हैं, किसी के उस हिसाब से हम अपने रिलेशनशिप ड्रॉ कर सकते हैं। एंड टू हैविंग सेड दैट, हम कह सकते हैं कि डीएनए का जो कंपैरिजन होता है ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, ये ज़्यादा प्रिसाइज है, ये ज़्यादा अच्छी नॉलेज हमें देता है, क्योंकि जब अब वही चीज़ है कि चेंजेस जिस चीज़ में हो रहे हैं वो बेसिकली ज़्यादा ऑथेंटिक हो गया, ठीक है, तो उसको कंपैरिजन कर सकते हैं। अब ऐसी एडवांसमेंट हो गई है, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं कि जहाँ पर हम डीएनए को, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को, कि चिंपैंजी का डीएनए, ह्यूमंस का डीएनए, ऑरेंगुटान का डीएनए और मंकीज़, ये सब लेकर हम अपना डीएनए को कंपेयर कर सकते हैं। और क्या देख सकते हैं कि जितने कम चेंजेस, मान लीजिए हमने एक डीएनए लिया चिंपैंजी का, हमने डीएनए लिया ह्यूमंस का, और हमने डीएनए ले लिया से फॉर एग्जांपल बर्ड्स का, चलिए ठीक है, इनके हमने डीएनए ले लिया, इनके हमने सबके क्या ले लिए, डीएनए कंपेयर कर दिए। तो हमने क्या देखा डीएनए में कि इस चिंपैंजी का जो डीएनए था, ठीक है, इनका जो डीएनए था उसके अंदर कुछ चेंजेस थे, लेकिन उसके अंदर इतने कम चेंजेस थे जितने कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस थे, ठीक है। तो क्या देखा गया कि मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ह्यूमंस और चिंपैंजी में देखा गया कि बहुत कम चेंजेस हैं, वेरिएशंस जो हैं वो तकरीबन सेम हैं, लेकिन बर्ड्स के अंदर बहुत डिफरेंट वेरिएशंस है, बहुत ज़्यादा इनका डीएनए डिफरेंट है। तो हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि चिंपैंजीज और ह्यूमंस जो हैं दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड। तो डीएनए में जितने कम वेरिएशंस पाए जाएंगे कंपेयर करने पर, हम कह सकते हैं कि ये दो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये क्लोजली रिलेटेड हैं, जबकि इसका अपोजिट होता है इन केस ऑफ कि अगर आपका डीएनए बहुत डिफरेंट है, किसी एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए बहुत वेरिएशन शो कर रहा है, दूसरे का भी बहुत वेरिएशंस शो कर रहा है, तो हम कह सकते हैं नो दे आर वेरी डिफरेंटली रिलेटेड। तो जितने ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलेंगे
कंपैरेटिव स्टडी में उतना ज़्यादा डिस्टेंटली रिलेटेड वो दो ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो यही इस चीज़ का, यही डीएनए कंपैरिजन कंपेयर करने का प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम आते हैं एक दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसको कहा जाता है कि इवोल्यूशन। इवोल्यूशन को आप इस बात से नहीं कंफ्यूज करें कि इवोल्यूशन इज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस, या और इवोल्यूशन हैज समथिंग टू डू विथ प्रोग्रेस। क्योंकि जब आप प्रोग्रेस का नाम लेते हैं ना, जब हम कहते हैं कि हाँ हमारी ये वाली जो एक्टिविटी है ये बहुत प्रोग्रेसिव एक्टिविटी है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे पहले की जो एक्टिविटी हो रही थी, इससे पहले की जो एक्टिविटीज़ हो रही थी वो यूजलेस थी, या वो एक ओल्ड आइडिया था जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, कहते हैं ना कि अगेन वेरी सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं कि हमारे घर में कुछ रिचुअल्स होती हैं एंड समवन कम्स और वो ये डिसाइड करता है कि नहीं, ये जो रिचुअल्स है ना ये बहुत पुरानी है, हम इनको अब नहीं प्रैक्टिस करेंगे, अब हम इसकी जगह पर ना इस आइडिया को प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी आइडिया हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल वी से द डाउरी इज अ कर्स, ओके, डाउरी इज अ कर्स। तो क्या हुआ कि हमने एक नया आइडिया हम लेकर आए, हम एक प्रोग्रेसिव सोच लेकर आए, उस प्रोग्रेसिव सोच को हमने कहा ये बहुत अच्छी सोच है, यानी कि डाउरी इज अ कर्स, हम डाउरी नहीं लेंगे। तो व्हाट वी डिड, हमने एक आइडिया लिया, एक प्रोग्रेसिव आइडिया लिया। तो इसका दूसरा साइड क्या होगी, इसकी दूसरी साइड ये होगी कि जो डाउरी ले रहे हैं वो एक गलत काम कर रहे हैं, तो इस रिचुअल को हमने फॉलो नहीं करना। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि जब आप एक प्रोग्रेसिव आइडिया लेकर आए, आपने एक दूसरे आइडिया को जो होता आ रहा था, जिसको आप प्रैक्टिस कर रहे थे सालों से, आपने उसे रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये है मतलब एक्चुअली प्रोग्रेस का। मगर इवोल्यूशन के केस में प्रोग्रेशन जैसी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, इवोल्यूशन को हम अगर हम इवोल्यूशन को प्रोग्रेशन कहने लगे, प्रोग्रेस कहने लगे, तरक्की कहने लगे, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि जो पहले की स्पेशीज़ थी वो किसी काम की नहीं थी, या दे वर यूजलेस, या दे वर ऑफ नो यूज़, या उनको होना नहीं चाहिए कि हमें एक मोर एडवांस स्पेशीज़ मिल गई है। नो, इवोल्यूशन इज अ वे ऑफ क्रिएटिंग डाइवर्सिटी ऑन अर्थ। अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए और अपने माइंड को थोड़ा सा ब्रॉडन कीजिए कि हमने क्या क्या देखा अब तक, हम इवोल्यूशन पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो एक मोर एडवांस ट्रेट को सिलेक्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। अगर ऐसा होता कि इवोल्यूशन सिर्फ एक नए ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करे, नई स्पीशीज़ को, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ रह ही नहीं सकती थी अर्थ पे। कोई मतलब ही नहीं बनता कि हम इतनी सारी स्पीशीज़ एक टाइम पर एक जगह पर एग्जिस्ट कर सकें, बिकॉज इफ़ वी से दैट ह्यूमंस आर द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एनिमल्स, मोस्ट हाईली कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स अगर हम हैं, तो दैट शुड मीन कि बाकी स्पीशीज़ को रहना ही नहीं चाहिए और अर्थ पे। They should not be living on earth. They should not be coexisting with humans. क्योंकि हम एडवांस हैं, अब हमें हमारे अंदर सारी वेरिएशंस होने जो होने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे एंसेस्टर्स भी मौजूद हैं, हमारे साथ कोएग्जिस्ट कर रही हैं बाकी हमसे लोअर स्पीशीज़ भी, लेस एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि इनको एक यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये है कि आपने डाइवर्सिटी को क्रिएट करना है। वी आर हियर टू क्रिएट द डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी कैसे होती है? मैं एक ही तरीके के पेन, एक ही ब्लैक पेन अपनी पूरी अलमीरा इससे भर दूँ, तो क्या आप मेरी अलमीरा को आकर कहेंगे वाओ योर अलमीरा हैज सच ए डाइवर्स, सो डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ मार्कर्स? नो, आप ये कह सकते हैं कि आपके पास ब्लैक पेन कितने सारे हैं, यानी मेरे पास ब्लैक पेन की पॉपुलेशन बहुत है, बट क्या मेरे पास डाइवर्सिटी है? नहीं, क्योंकि सारे पेन ही काले हैं, सारे पेन काले एक ही तरीके के, इसमें डाइवर्सिटी नहीं है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स मौजूद हो। हाँ, वहीं पर ही मैं अपने कई सारे कलर्स के पेन, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के पेन ले आऊँ,
चाहे वो एक या दो ही हो, एक इनका इसका एक या दो ब्लैक हो, दो ब्लू हो, दो रेड हो, और मैं ऐसे कई कई कलर्स के पेन ले आऊँ, तो वहाँ पर ये वर्ड यूज हो सकता है कि आई हैव अ डाइवर्सिटी ऑफ मार्कर्स, ठीक है, डाइवर्सिटी है। तो बेसिकली जो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है वो हो ही इसलिए रहा है, इस मतलब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि एक स्पेशीज आई, एक स्पेशीज थी, ठीक है, उसने फिर कुछ और स्पेशीज बना दी, ठीक है, स्पेशीज 1, स्पेशीज 2, स्पेशीज 3, तो इसका मतलब है कि अब ये ख़त्म हो जाएगी, इसका कोई यूज़ नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। हाँ, हो सकता है कि ये किसी पर्टिकुलर क्या कहते हैं, और उसके आगे फिर और स्पेशीज आ जाएंगी, ठीक है। तो ये नहीं होता, ये तरीका नहीं है नेचुरल सिलेक्शन का। नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया ये नहीं है कि एक सिलेक्ट स्पेशीज फिर उससे कई सारी स्पेशीज, हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट ना करे, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन हो कब रहा है, किस बेसिस पर हो रहा है, जब आपकी इन्वायरमेंट चेंज हो रही है। कोई एक ऑर्गेनिजम्स हैं, कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, या फिर कई सारी स्पीशीज एक जगह पर रह रही हैं, अब वहाँ के नेचुरल वहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो चेंज हो जाता है, तो उस इन्वायरमेंट में वही स्पीशीज रह पाएंगी जिसके पास वहाँ रहने की बेस्ट स्ट्रेटजी मौजूद होगी या फिर बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होगी। बाकी स्पीशीज उस जगह पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। उसी तरह कोई और जगह हुई, ठीक है, कोई दूसरी जगह हुई। अब मैं आपको इसको दूसरा एग्जाम्पल इस तरह से समझाती हूँ कि मान लीजिए ये एक इन्वायरमेंट नंबर 1 है, ठीक है, क्या है, ये एक इन्वायरमेंट नंबर 1 है। इन्वायरमेंट नंबर 1 का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर तरीके की कंडीशंस मौजूद होंगी, ठीक है, पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये है स्पीशीज नंबर 1, स्पीशीज नंबर 2, स्पीशीज नंबर 3, स्पीशीज नंबर 4, ठीक है। यहाँ पर कोई मान लीजिए 4 तरीके की स्पीशीज है और वो एक इन्वायरमेंट में रह रही हैं। क्या हुआ, सडनली यहाँ का क्लाइमेट चेंज हो गया। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी, बहुत ज़्यादा ठंड, मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर जो है -50 हो जाता है, ठीक है, कुछ ऐसा चेंजेस होते हैं कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो अब आप मुझे बताइए कि ऐसा पॉसिबल है? ये तो मैंने बहुत सिलेक्टिव आपको 4 स्पीशीज दी हैं। नेचर की अगर हम बात करें और इन्वायरमेंट की बात करें तो वहाँ पर तो हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज मौजूद हैं, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने ये 4 स्पीशीज मान लीजिए एक इन्वायरमेंट में ली और उस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर एकदम से चेंज होकर क्या हो जाता है, -50 डिग्री। तो क्या आप मुझे बताइए, इन चारों स्पीशीज के पास ज़रूरी है कि वह सारी कैरेक्टरिस्टिक मौजूद हो जो कि इस टेम्परेचर के लिए चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऐसी होगी जिसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होंगी। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी, इनमें से मान लीजिए स्पीशीज नंबर 1 ऐसी है, स्पीशीज नंबर 1 ऐसी है जिसके पास क्या कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है, फर मौजूद है, ठीक है, क्या मौजूद है, फर्स मौजूद है, बाकी किसी के पास भी फर्स नहीं है। तो क्या होगा, ये फर जो है इसको प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम दी चिलिंग कोल्ड और चिलिंग वेदर और ये सरवाइव कर जाएगी। बाकी सब जो है इनको नेचर यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करेगा, नेचर सिलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस इन्वायरमेंट में ये स्पीशीज नहीं रह पाएंगी। सिमिलरली क्या होगा कि एक दूसरी इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट नंबर 2, ठीक है, एक दूसरी इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट नंबर 2। और यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर भी क्या हुआ, स्पीशीज 1, स्पीशीज 2, 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि मान लीजिए कि यहाँ के सारे जो छोटे छोटे पेड़ थे ना, छोटे छोटे घासें थी, वो सब खत्म हो गई, ठीक है, सारी घासें, छोटे छोटे बुशेस वो सब खत्म हो गए। अब क्या बचा है, लंबे लंबे पेड़ बचे, बहुत लंबे लंबे पेड़ बचे। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि इन चारों स्पीशीज की जो गर्दन है वो इतनी लंबी होगी कि वो उठ के पेड़ तोड़ सकें, पेड़ काट सकें, क्योंकि नीचे
ग्राउंड में कुछ भी, कोई भी पेड़ या घासें मौजूद नहीं है, सब खत्म हो गई है। तो क्या होगा कि सिर्फ वही स्पीशीज यहाँ पर सरवाइव करेगी जिसकी गर्दन बहुत लंबी है। तो मान लीजिए वो स्पीशीज नंबर 4 या 3 या जो भी है ये सरवाइव कर जाती है, बाकी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिर्फ इनके पास ये चीज़ थी कि गर्दन लंबी थी। तो ये क्या है, ये इस तरीके से जब हम अपने इन्वायरमेंट्स में देखते हैं और इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आते हैं तो हम ये कहते हैं कि इस इन्वायरमेंट में ये कैरेक्टरिस्टिक्स रह सकती है, इसलिए इसको नेचर ने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्पीशीज नंबर 1 यहाँ पर रह रही थी, इसको एडवांटेज थी, वो दूसरे इन्वायरमेंट में नहीं रह पा रही है। तो ये क्या है, ये एक नेचुरल सिलेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर नेचर ने इसको सिलेक्ट किया फॉर सम ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंट और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, जो कि इम्पॉर्टेंट थी, रिक्वायर्ड थी उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने के लिए, ओके। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जो स्पीशीज़ को नहीं सिलेक्ट कर पाए किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, उसका वो स्पीशीज़ पुरानी थी या उसको ख़त्म कर दिया गया या वो लेस एडवांस होने की वजह से उसके अंदर वो सरवाइव नहीं कर पाएगी या नेचर को नहीं चाहिए, इट हैज़ बिकम एन ओल्ड वन। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ये भी नहीं कहते कि जो ह्यूमंस हैं वो चिंपैंजीज से आए, नहीं आए चिंपैंजीज से। हम ये कहते हैं कि ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज मस्ट हैव अ कॉमन एंसेस्टर, इनका कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा जिनसे ये डाइवर्सिफाई होंगे, ठीक है। कैसे? हम ये कहते हैं कि ये मान लीजिए कोई कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे, ठीक है, इनसे चिंपैंजीज निकले, यहीं से ह्यूमंस निकले, ये क्या हो गया, आपको कॉमन एंसेस्टर हो गया, ठीक है। हमने ये नहीं कहा कि ह्यूमंस चिंपैंजीज से आए, ये नोशन गलत है। हम ये कह रहे हैं कि ह्यूमन और चिंपैंजीज एक ही कॉमन एंसेस्टर्स की दो ब्रांचेज हैं, एक ही कॉमन एंसेस्टर्स से डाइवर्सिफाई हुई है। चिंपैंजीज एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के लिए सूटेड है, चिंपैंजीज हैव सम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम सूटेबल फॉर ए पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। इसी तरह ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस भी एक तरीके की, इनके पास अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनको डिफरेंट बनाती हैं फ्रॉम द चिंपैंजीज। जाहिर सी बात है, चिंपैंजीज आर नॉट ह्यूमंस एंड ह्यूमंस आर नॉट चिंपैंजीज, राइट। तो देयर मस्ट बी सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक अस यूनिक फ्रॉम चिंपैंजीज एंड वाइस वर्सा, ठीक है। उनके पास अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारे पास अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन जो एक बेसिक रिलेशनशिप है हमारी वो ये है कि वी आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, डिस्पाइट ऑफ ऑल डिफरेंसेस वी आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। यही एक आइडिया है डाइवर्सिटी का कि ये अपनी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हम अपने इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, और हम अर्थ पर जो डाइवर्सिटी क्रिएट हो रही है, आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो के वेरिएशंस जो आ रहे हैं वो दरअसल डाइवर्सिटी क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरीके से नेचर जो डिफरेंट वैरायटीज़ को सिलेक्ट कर रहा है एंड पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए सिलेक्ट कर रहा है, वो भी डाइवर्सिटी को ही बढ़ा रहा है। सो बेसिकली द आइडिया इज कि जब हमारे पास एक नई स्पीशीज़ होती है, बेशक उसके पास नए वेरिएशंस होते हैं, बेशक वो अपने एंसेस्टर से थोड़े एक स्टेप अहेड होती है, लेकिन इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं होता कि उसकी जो एंसेस्टर स्पीशीज़ है वो रिजेक्ट हो जाएगी या उसको ख़त्म होना होगा या वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जो सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, जो अर्थ पर जिस कहा जाता है कि ओरिजिन जब हुआ तो वो सबसे पहले ये ऑर्गेनिज्म आया, सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, वो आज भी सरवाइव कर रहा है,
वो हमारे साथ, यानी वी आर द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म्स, और हमारे साथ बैक्टीरिया विच इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म वो भी एग्जिस्ट करता है और बहुत ज़्यादा थ्राइव करता है। तो अगर ऐसा होना होता कि उसको ख़त्म होना होता, अगर नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये होता कि जिस स्पेशीज़ से नई स्पेशीज़ बन रही है उसको ख़त्म होना पड़ेगा, पेरेंट स्पेशीज़ को ख़त्म होना पड़ेगा, तो बैक्टीरिया अब तक सर्वाइव ना कर रहा होता। मगर ऐसा नहीं है, और बल्कि बैक्टीरिया उन एरियाज़ में सर्वाइव कर रहा है जहाँ पर हम नहीं कर सकते। डीप सी वेंट्स में, डीप सी थर्मल वेंट्स हैं आपके, हॉट स्प्रिंग्स हैं, नॉर्थ पोल यानी जिस द हार्शेस्ट क्लाइमेट जहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा ठंड वहाँ पड़ती है। और जितने भी आप यू नेम इट के सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट्स कहाँ पर हैं, वहाँ पर बैक्टीरिया थ्राइव कर रहा है। इट्स नॉट ओनली सर्वाइविंग बट इट इज़ थ्राइविंग। इवन इन योर गट बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स, ये सारा बात ये कहने के लिए है कि इवोल्यूशन को प्रोग्रेस से कंफ्यूज नहीं करना होता है। इवोल्यूशन जब भी आप सुने, आपके जहन में एक चीज़ आनी चाहिए, इवोल्यूशन मीन्स डाइवर्सिटी, इवोल्यूशन मीन्स वेरिएशंस। ओके, तो ये एक बात थी। होपफुली आपको मैंने बहुत आसान करके, बहुत सिंपल से एग्जांपल्स के साथ और बहुत डिटेल में आपको ये बात समझाने की कोशिश की है, सो दैट यू गेट इनटू द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन, कि इसका आइडिया क्या है, इसमें हमें खुद जाना पड़ेगा, खुद घुसना पड़ेगा कि क्या कहना चाहता है हमसे। ठीक है, अब चलते हैं जी ह्यूमन इवोल्यूशन की तरफ। ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन की तरफ। ह्यूमन इवोल्यूशन क्या है कि हम भी इवॉल्व हुए हुए हैं। ठीक है, हम भी इवॉल्व हुए हुए हैं, हमने भी देखा कि कितने सारे पहले अर्ली मैन थे, उसके बाद फिर मतलब उनकी स्टेजेस हुई, वही किसी स्टेज से गुजरे, उसके बाद जो आज का हम इंसान देखते हैं, आज के जो हम जो लोग हैं, वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देम इन टर्म्स ऑफ सो मैनी थिंग्स। ठीक है, एक अब जो हम ह्यूमंस का एक नाम होता है, मैं स्पीशीज़ की क्योंकि बात कर रही हूँ तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या होता है, और बहुत आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, हमें होमो सेपियंस कहा जाता है, होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस। अब आप देखते हैं कि अब आपको मैं आपको कुछ ना कहूँ, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा दूँ, तो आप फ़ौरन देख के ना आइडेंटिफाई कर लेंगे कि दिस पर्सन इज़ फ्रॉम चाइना, ही इज़ अफ्रीकन, ही मस्ट बी फ्रॉम, ही माइट बी फ्रॉम अमेरिका, या कोई ऐसी जगह से होगा। ये सारी चीज़ें हम देख कर बता सकते हैं कि कौन कहाँ से होगा। ये हमारी चेंजेस, हमारे अंदर बहुत स्लाइट चेंजेस या बहुत सटल चेंजेस हुए हैं। तो ये चेंजेस, या स्किन कलर डिफरेंट हो जाता है, आई कलर डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो टू यूरोप और अमेरिका, वहाँ पर जो ज़्यादातर आई कलर होता है या आइरिस कलर होता है, वो हेज़ल आइज़ होती हैं, ग्रीन होती हैं, ब्राउन होती हैं, बहुत रेयरली ब्लैक होंगी। लेकिन इंडियंस या एशियंस में अगर आप देखें तो मोस्टली वी हैव ब्लैक आइज़। ठीक है, यहाँ पर रेयर फिनोमेना है कि अगर किसी की ब्राउन हो जाए या ग्रीन हो जाए, तो वही बहुत रेयर बात है। सिमिलरली अगर मैं हेयर कलर की बात करूँ तो वी मोस्टली हैव ब्लैक कलर। फॉरेन में आप जाएँ तो बेसिकली आपको ब्राउन हेयर कलर्स देखने को मिलते हैं। तो ये सारी एक धीरे धीरे वेरिएशंस आई। ये वेरिएशंस कैसे आई? क्योंकि हम एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं। उनकी स्किन पर, उनके फेस पर फ्रैकल्स मौजूद होते हैं। हमारे चेहरे पर नॉर्मली या जनरली फ्रैकल्स देखने को नहीं मिलते। So these are this small या little characteristics that gives us a difference, हमें डिफ्रेंशिएट करती है एक जगह से, एक रीजनल बेसिस पर, एक रीजन के बेस पर हमें डिफ्रेंशिएट करती है। आप इंडिया में ही किसी और जगह पे चले जाएं, आप असम चले जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि दीज पीपल आर आसामीज, इवन डू
नॉट टॉक, आप देख कर बता सकते हैं। गो टू कश्मीर, यू विल फाइंड क्योंकि दीज पीपल आर कश्मीरीज, इवन इफ यू डोंट सी दैम टॉकिंग इन देयर नेटिव लैंग्वेज। या डिफरेंट कंट्रीज, सॉरी डिफरेंट एरियाज में आप एक ही कंट्री के चले जाएं, आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। तो वो बेसिकली रीजनल डिफरेंसेस हैं, लैंग्वेज के बेसिस पर है, स्किन टाइप के बेसिस पर है, डिफरेंट फेनोटाइप्स हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमंस। तो ये जो बन गया है ना कि ये अफ्रीकन है, ये अमेरिकन है, ये एशियन है, ये चाइनीज़ है, यू नो दीज नोशंस या दीज थिंग्स आर रेसेस। और रेसेस का बेसिकली वर्ड जो है वो ह्यूमंस के साथ ही जुड़ा हुआ है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अफ्रीकन्स जो है वो हमारे वो स्पेशीज़ डिफरेंट हैं, अमेरिकन्स की स्पीशीज़ वो डिफरेंट हैं, जो एशिया में रहते हैं वो स्पीशीज़ डिफरेंट हैं, जो इंडिया के अंदर ही डिफरेंट रीजन्स में रहते हैं वो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस। नो, दीज आर द वेरिएशंस विच, जो छोटे छोटे वेरिएशंस हैं रिस्पॉन्सिबल हैं, ये हमें बताते हैं कि हमारे DNA क्या हम दो वी आर 99.9% सिमिलर बट स्टिल वी हैव सम डिफरेंसेस। और यही वजह है कि आप अपने पेरेंट्स के लुक अलाइक नहीं हैं, आप अपने पेरेंट्स की आइडेंटिकल कॉपी नहीं है। आपका सिबलिंग, इवन द आइडेंटिकल ट्विंस, दे आर नॉट कंप्लीटली आइडेंटिकल। ओके, अगर आप उनका DNA देखें, दे हैव सम चेंजेस। So these changes are required, these changes are needed ताकि हमें एक डाइवर्सिटी अपनी पता चल सके। And see how diverse we are, how diversified we are. We are almost 7.5 billion people on this earth, और हमने डिफरेंट पूरी अर्थ को का डिफरेंट एरिया जो है वो कॉन्कर किया हुआ है। ये डिफरेंट एरिया पे हम लोग रह रहे हैं। तो वो क्या है, वो हमारी छोटी छोटी सी वेरिएशंस हैं, बहुत सटल वेरिएशंस हैं, लेकिन जो बेसिक आइडिया है, जो बेसिक सिमिलैरिटीज़ हैं वो सबकी सेम है। इसीलिए हम होमो सेपियंस ही हैं। आप अमेरिकन को भी होमो सेपियंस कहते हैं, आप अफ्रीकन को भी होमो सेपियन कहते हैं, यूरोपियन को भी होमो सेपियन कहते हैं, इंडियन या एशियन को भी होमो सेपियन कहते हैं। जहाँ कहीं पर भी ह्यूमन पॉपुलेशन है, नो मैटर हाउ डिफरेंट वी लुक, हाउ डिफरेंट वी एक्ट, हाउ डिफरेंट लैंग्वेज, हाउ डिफरेंट वी स्पीक, लेकिन we all are homo sapiens because we are fulfilling the basic criteria of human। हम ह्यूमन के बेसिक क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, इसलिए हम होमो सेपियंस ही हैं। हाँ, ये जो डिफरेंट एरियाज हैं कि कोई अमेरिकन, कोई यूरोपियन, कोई इंडियन या कोई एशियन, कुछ भी, ये सारी रेसेस हैं, ये ह्यूमन रेसेस हैं, ठीक है। लेकिन हम डिफरेंट स्पीशीज़ नहीं है, वी आर वन स्पीशीज़, ठीक। तो कहा जाता है कि ह्यूमन का जो ओरिजिन हुआ था, ये होमो सेपियंस जो आए थे वो कहाँ से आए थे, वो अफ्रीका से आए थे। यानी हमारी जो ओरिजिन, प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है, हमारी प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है, अफ्रीका है, ठीक है। अफ्रीका से लोग आए। अब हुआ क्या हुआ कि अफ्रीका में कुछ लोग होंगे, कुछ होमो सेपियंस रहे होंगे, फिर वो जाहिर सी बात है डिफरेंट जगह गए, जैसे कि यूरोप चले गए, यूरोप को यूरेशिया भी लिखा जाता है, यूरोप चले गए, एशिया चले गए, अमेरिका चले गए, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ऐसे डिफरेंट जगह पर ये लोग गए। अराइज कहाँ से हुए थे, अफ्रीका से हुए थे, ठीक है। ऐसे चले गए, ये जगह देखने लगे, कॉन्कर करने लगे। कोई गया, कुछ लोग रुक गए यूरेशिया में, कुछ लोग आए वो रुक गए एशिया में, कुछ साउथ अमेरिका में, कुछ नॉर्थ अमेरिका में, कुछ कहीं और रुक गए, और उन्होंने अपनी पॉपुलेशन वहाँ से बढ़ाना शुरू की, रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। मतलब रिप्रोडक्शन का मतलब है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज कर रहे थे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज करते करते। अब आप खुद सोचिए, मैंने आपको ये बात कल जब हम पढ़ रहे थे बीटल्स का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि अगर मैं कंडीशंस को सूटेबल बना दूं, मैं बीटल्स के लिए मैंने बीटल्स का एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम बीटल्स के लिए कंडीशंस को प्रॉपर सूटेबल बना दें, रहने लायक बना दें, फेवरेबल बना दें, तो क्या होगा, बीटल्स फ्लरिश करेंगी, वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि खाना भी है, उनकी जो पॉपुलेशन होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके इंडिविजुअल्स जिंदा रहेंगे क्योंकि खाने को बहुत कुछ है।
ठीक है। और जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उसको ज़्यादा जगह चाहिए रहने के लिए, और इस तरह से जो है वो पॉपुलेशन एक्सपेंड करती है। सही बात है, पॉपुलेशन एक्सपेंड करेगी। अब आपको फिर से वो एग्जांपल आप ले सकते हैं, मैं आपके घर में बहुत सारे लोगों को रख दूँ, बहुत सारे लोगों को, रहने की जगह 2 कमरे की है, लेकिन लोग जो है वो मान लीजिए 100 के करीब हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो 100 लोग प्रॉपरली खा भी लें, की जगह पर रह भी लें, कोएग्जिस्ट कर लें? नहीं। तो क्या होगा, अब जो कमरा, जो 2 लोगों के लिए कमरा, 2 कमरे मोर देन इनफ थे, अब वही 100 लोगों के लिए 2 कमरे बहुत कम है। तो क्या होगा, आप अपना घर ऊपर बनाना शुरू करेंगे, ठीक है, 1 स्टोरी, 2 स्टोरी, 3 स्टोरी, 4 स्टोरी, ऐसे जब तक कि वो प्रॉपर जगह में ना सब एडजस्ट हो जाए, आप अपने घर का एरिया बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। यही होता है पॉपुलेशन के केस में, स्पीशीज के केस में, कि जब पॉपुलेशन बढ़ने लग जाती है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज करते हैं, तो रिक्वायरमेंट होती है कि अब खाना कम पड़ने लगेगा उस जगह पर, तो उनके लिए एक जगह रहना पॉसिबल नहीं है। तो वो खाने की सर्च में, अगर वो शिकार करते हैं, प्रीडेटर्स हैं, तो प्रे की शिकार में, प्रे की सर्च में, खाने की सर्च में, बेसिकली शेल्टर की सर्च में अलग अलग जगहों पर माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि अफ्रीकन्स थे, उन्होंने कई जगह माइग्रेट करना स्टार्ट किया, उन्होंने देखा कि उनके लिए यहाँ पर खाना बहुत अच्छा है, उनके लिए उनके रहने की जगह यहाँ पर ज़्यादा अच्छी मिल रही, तो कुछ लोग जो थे वो यहाँ रुक गए, कुछ लोगों ने और फर्दर माइग्रेट किया, उन्होंने देखा कि नहीं हमारे लिए एशिया बहुत सूटेबल है, तो वो वहाँ रुक गए। फिर ऐसे साउथ अमेरिका, ऐसे नॉर्थ अमेरिका, ऐसे करते करते उन्होंने सारा जो एरिया था वो कवर कर लिया अर्थ का, और हम अब पूरे वर्ल्ड में हर जगह पर ह्यूमंस रह रहे हैं। तो ये एक ह्यूमन की कहानी थी। अगर लेकिन कहा जाए कि ऑरिजिन कहाँ से हुआ है ह्यूमन, वर्ल्ड में हर जगह पर ह्यूमंस रह रहे हैं, तो ये एक ह्यूमन की कहानी थी। अगर लेकिन कहा जाए कि ऑरिजिन कहाँ से हुआ है ह्यूमंस का, तो वो मोस्ट डेफिनेटली अफ्रीका से हुआ है। ठीक है, सो दिस वाज अ वेरी क्विक, कह सकते हैं कि इंट्रो अबाउट द ह्यूमंस। ऑलराइट।